नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उन लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों के बारे में। जो सीटेट का आप लोगों का 5 जुलाई को पेपर होने वाला है, आप लोगों को सूचना मिल ही गया होगा कि जो सीटेट जुलाई में पेपर होने वाला है वो आप लोगों का टला नहीं है। ठीक है, टला नहीं है, वो उसी दिन होगा, यानी 5 जुलाई को ही होगा। ठीक है, आप लोगों को ये मुख्य खबर ये भी बता दें कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है जून के लास्ट सप्ताह में आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और भी बता दें आप लोगों को, एक अहम जानकारी निकल के आ रही है सामने कि जो हमारा शिक्षक भर्ती था 69,000, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इस पे स्टे लग गया है। ठीक है, स्टे लग गया है और ये देखिए मामला आगे कब तक बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी तक पता ये चल रहा था कि जिन भाइयों ने अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके विद्यालय पे पहुंचे थे, उन लोगों को खबर मिलने के बाद वो थोड़े से निराश हो गए हैं, लेकिन निराश मत होइए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों पे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोगों का टारगेट 20 में से 18 प्लस रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। पहला कह रहा है कि 50, दूसरा कह रहा है 52, तीसरा कह रहा है 57 और चौथा कह रहा है कि 55। तो जल्दी से बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। 50 होती है, 52 होती है, 57 होती है या फिर 55 होती है। तो सभी लोगों को पता होगा ये जो होता है हम लोग पहली कक्षा से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा जो हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या होती है वो 52 होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतष्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है, तो आप लोग अब जान ही गए होंगे कि नहीं में कौन सा नहीं अंतष्ट अंतष्ट ध्वनि जो है वो व है, ब है, र है, ल है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा दूसरे का आंसर कौन होगा। आप लोग कौन प्रश्न पे जा रहे हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा, कि कौन सी ध्वनि जो है अंतष्ट नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, क्यों दूसरा सही होगा, जो अंतष्ट होता है, अंतष्ट ध्वनियाँ होती हैं जो, ये होता है य, र, ल और व। ठीक है, अब देखिए य भी है, यह नहीं है, यहाँ पे देखिए वह भी है, र भी है और ल भी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही हुआ दूसरा। ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात किया है तो ब हमारा अंतष्ट ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इनमें से उष्म उष्म वर्ण कौन सा है। यहाँ पे उष्म वर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, अब उष्म वर्ण होता कौन कौन सा है पहले ये जान लीजिए आप लोग। तो उष्म जो वर्ण होता है वो होता है श, श, श और ह। ठीक है, अब आप लोग ढूंढ लीजिए इसमें से कि कौन है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा हमारा। ठीक है, तो जल्दी बताइए इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है जो उष्म व्यंजन के अंतर्गत, तो हमारा चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, फ हमारा गलत है, त हमारा गलत है, र भी गलत है। ठीक है, तो लेकिन हमारा बचता कौन है हमारा यहाँ पे चौथा, तो चौथा हमारा जो है सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कह रहा है री, यहाँ पे री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। री को जो है वो इसको वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, पहला कह रहा है स्वर में, दूसरा कह रहा है व्यंजन में, तीसरा कह रहा है द्विगुण में, द्विगुण व्यंजन में, और चौथा कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन में। तो जल्दी बताइए चौथे का आंसर क्या होगा, कि री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है। स्वर में दिया गया है, व्यंजन में दिया गया है, या फिर द्विगुण व्यंजन में, या फिर संयुक्त व्यंजन में। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा, जल्दी बताइए, चौथे का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, तो चौथे का आंसर होगा हमारा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है पांचवा प्रश्न की निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। यहाँ पे नहीं की फिर बात कर दिया कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। पहला कह रहा है ट, ठ, ढ और ड। तो जल्दी से बताइए इसमें से आंसर कौन होगा पांचवें का। तो पांचवें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, पांचवें का आंसर क्या होगा हमारा, कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा होगा हमारा पांचवें का आंसर। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा चौथा, जो ढ है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ से एक अलग प्रश्न ही आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। किसके आधार पे द ध्वनि का उच्चारण होता है, तालव्य के, दंत के, कंठ के, ओष्ठ के। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं छठे का आंसर सभी लोगों को पता होगा और बहुत ही बारीकी से आप लोग इस प्रश्न
प्रश्नों को देख रहे होंगे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा छठे का। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो छठे का आंसर होगा हमारा दूसरा, दंतष्ट। ठीक है, अब जैसे बात कर ले रहे हैं कि क वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में क्या आता है। तो याद रखिएगा कि जो क वर्ग में आता है इसमें आप लोगों का आएगा क से लेके अंग तक। ठीक है, अब क से लेके अंग तक किस में आएगा, तो ये आएगा आपका कंठस्थ में। ठीक है, कंठ में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, क के। अब बात कर दिया जाए, अगर च की बात कर दिया जाए, च वर्ग की बात कर दिया जाए, तो च वर्ग में क्या आएंगे, च से लेके आप लोगों का ज्ञ तक आएगा। ठीक है, च से लेके ज्ञ तक। अब च से लेके ज्ञ तक किस वर्ग में आएगा, तो ये तालु में आ जाएगा। ठीक है, ये तालु में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दो हमारा बच गया है, दो और बचा है। अब बचा है ट बचा है, और बचा है त बचा है, और प। ठीक है, त जो होता है हमारा, ट जो होता है ट से लेके अड़ तक आता है। ये जो आता है हमारा मूर्धन्य में आता है। ठीक है, मूर्धन्य में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे त की जो बात कर रहे हैं, त से लेके हमारा आएगा न तक, ये दंत में आएगा। प से लेके म तक जो आएगा ये ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, एक सूत्र होता है के टी एम डी ओ। ठीक है, के से कंठ, टी से तालु, और यम से मूर्धा, डी से ओष्ठ। ठीक है, और डी से दंत होता है, दंत होगा यहाँ पे, और ओ से होगा ओष्ठ। ठीक है, तो ये आप लोग सूत्र याद रखिएगा, के टी एम डी ओ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओ दंतोष्ठ, और यहाँ पे ओष्ठ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न थोड़ी सी बढ़ा दिया गया है, सातवां प्रश्न थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि नई कविता पत्रिका के प्रकाशन कहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, जो नई कविता होती है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है, लखनऊ से होता है, कलकत्ता से होता है, या फिर दिल्ली से होता है। तो जल्दी से सातवें का आंसर बताइए आप लोग कि सातवें का आंसर क्या होगा, जो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था, लखनऊ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था, या फिर दिल्ली से हुआ था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, सातवें का आंसर कहाँ से हुआ था। तो सातवें का आंसर होगा हमारा इलाहाबाद से। ठीक है, अब देखिए नई पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है, लेकिन नई पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 में हुआ था। जो इसकी नई कविता का जो प्रारंभ हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादक में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह एक धर्मवार्षिक पत्रिका थी। इसमें नई कविता का नाम अज्ञेय रखा गया था। अब देखिए अज्ञेय भी यहीं से निकल के आ गया। ठीक है, अज्ञेय भी, ठीक है, यहीं से निकल गया। तो इस आधार पे हमारा जो है सातवें का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को, या फिर अल्प प्राण को कहा जाता है। तो आठवें का जल्दी से आंसर बताइए कि आठवें का आंसर क्या होगा, कि अयोगवाह को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या फिर अल्प प्राण कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आठवें का। तो आठवें का आंसर होगा हमारा पहला, विसर्ग, विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अयोगवाह में क्या आता है, छत्र ज्ञ श्र को जो है ये व्यंजन में, इस व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको जो है द्वितीय व चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है अयोगवाह को। और इसका आंसर जो आठवीं का होगा हमारा विसर्ग होगा, पहला होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नौवां प्रश्न ये कह रहा है कि वाचक के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो पुस्तक होती है उससे जो पढ़ता है वाचक यानी पढ़ने वाला, उसकी आंखों की दूरी कितनी होती है। पहला कह रहा है 9 इंच होता है, दूसरा कह रहा है 10 इंच होता है, तीसरा कह रहा है कि 11 इंच, चौथा कह रहा है कि 12 इंच। ठीक है, अब देखिए कितनी सेंटीमीटर में होता है, कितने सेंटीमीटर होना चाहिए वो तो नहीं यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे इंच का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, आंखों की और पुस्तक की दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर को हटा के इंच में दे दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 9वें का 9 इंच होगा, 10 इंच होगा, 11 या फिर 12। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, 12 इंच होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पकती है। ये किसकी पकती है। ठीक है, तो बताइए तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी पकती है। पहला कह रहा है निराला जी की है, दूसरा कह रहा है नागार्जुन, तीसरा कह रहा है रघुराम सहाय, और चौथा कह रहा है मुक्तिबोध। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10वें का। जो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पकती है। तो जल्दी से बताइए निराला जी का है, नागार्जुन का है, या फिर रघुराम सहाय का है, या फिर मुक्तिबोध। तुक्का मत मारिए, एकदम सोच समझ के बताइए। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा हमारा मुक्तिबोध। ठीक है, इसका जो होगा मुक्तिबोध होता है। ठीक है, तोड़ने और मठ और गढ़ की जो संबंध रखा गया है ये मुक्तिबोध से होगा। और यहाँ पे निराला की अगर बात करते हैं तो निराला जी ने अशब्द अक्षरों अंधरों का सुना भाषा पे जो है लिखी थी अपनी रचना। और जो यहाँ पे नागा अर्जुन जी है, नागा अर्जुन ने घुन खाए सहतीरों सतीरों पर वारा वारा खड़ी विधता व ढांचे। ठीक है, इनका ये रचना थी। और जो रघुवीर सहाय थे, ये राष्ट्रगीत में भला कौन कौन वह भारत भाग्य विधाता पे बोला था। ठीक है, रघुराम सहाय। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 10वें का हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए पारदर्शी की उपयोग की बात कर रहा है। ठीक है, ओवर हैंडिंग परीक्षण यानी प्रोजेक्टर में। दूसरा कर रहा है स्लाइड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में। और यहाँ पे कह रहा है कि अपारदर्शी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है फिल्म स्ट्रिप। तो जल्दी बताइए 11वें का आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 11वें का आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर होगा 11वें का हमारा पहला। ठीक है, ओवर हैंडिंग यानी प्रोजेक्टर में ये जो होती है गतिविधियां जो होती हैं विद्यालय जो हमारा आप लोग देखते होंगे 5 से ही लोग निकल के एक नई जो शिक्षा होती है आप लोगों की, उसमें मांटेसरी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दृश्य वाले में जो बालक होते हैं उसको देखकर उस गतिविधियों को सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सही होगा 11 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मौन पठन का विषय में धारणा है, यानी मौन पठन के विषय में धारणा है। क्या धारणा है। पहला कह रहा है कि इनमें पठन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। और यहाँ पे कह रहा है पढ़ने में धीमी ध्वनि ओठों से निकलता है। और चौथा कह रहा है हमारा कि इसे आदर्श वासन के तुरंत बाद किया जाता है। तो जल्दी बताइए मौन पठन का विषय में धारण क्या है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से 12वें का। तो 12वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, 12वें का होगा दूसरा, क्योंकि मौन पाठन के विषय में ये धारणा है कि इससे विद्यार्थी बिना आवाज किए अपने पाठ को पढ़ता है। ठीक है, मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करता है। इसे सुनने की प्रक्रिया प्राय शून्य होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा कितने लोगों का सही होता है। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तदीय समाज। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तदीय समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तदीय समाज की स्थापना किसने की। पहला कह रहा है कि दयानंद सरस्वती ने। दूसरा कहा था राजा राम मोहन ने। और तीसरा कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और चौथा कह रहा है केशव चंद्र सेन ने। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है जल्दी से आंसर में बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा सही होगा 13वें का। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी बताइए इसका 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ये राजा राम मोहन ने किया था। यहाँ ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन ने। और जो आर्य समाज की जो जो रचना थी ये हमारा किए थे दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि तदेव शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे तथेव शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ। तथ धन एव। दूसरा कह रहा है तथे धन एव। चौथा कह रहा है, तीसरा कह रहा है तथा धन एव। और चौथा कह रहा है कि तथा धन एव। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 14वें का हमारा। कौन सा सही है, कौन से ऑप्शन पे आप सही कर रहे हैं कि तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो जल्दी से बताइए, एक तोड़ना होता है, अगर संधि विच्छेद कर दिया तो तोड़ना होगा, और जोड़ना भी होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, जो तथैव शब्द का संधि विच्छेद होता है ये होता है तथा धन एव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वृद्ध संधि है, याद रखिएगा कि ये वृद्ध संधि है। ठीक है, वृद्ध संधि है। तो चलिए अब इसमें देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये होता है। यदि अ या फिर आ के बाद, ठीक है, अ के बाद, ठीक है, आ के बाद यदि ए या आए तो दोनों के स्थान में अय हो जाता है। ठीक है, अय हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी संख्या जो होती हैं यानी
जो होती है दीर्घ संधि जो होती है, इन दोनों के मेल से बड़ी संधि का ही बीच दीर्घ संधि ही होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरियाई उक्त पंक्ति में अलंकार है। कह रहा कि चरण कमल बंदो हरियाई में उक्त पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, यमक है, रूपक है या फिर उपमा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 15वें का क्या होगा? चरण कमल बंदो हरियाई। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा चरण कमल बंदो हरियाई का। पहला होगा उत्प्रेक्षा होगा, यमक होगा या फिर रूपक होगा या फिर उपमा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, रूपक होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा रूपक होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो होता है कमल बंदो हरियाई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है जहाँ पे उपमेय और उपमान में विभेदित आरोप किया जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। करा कि मुँह को होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर, गहन जासु कृपया सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमय दहन उपयुक्त में कौन सा छंद है? दोहा है, पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है चौपाई है, तीसरा कह रहा है सोरठा है, चौथा कह रहा है रोला है। ठीक है, कह रहा है कि मुँह को होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर, रघन जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन उपयुक्त में कौन सा छंद है? ठीक है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा या फिर रोला है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर होगा 16वें का हमारा तीसरा, सोरठा होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सोरठे में क्या होती है? जो 11-11 होती है मात्राएं प्रथम और इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में जो होता है 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र है? ठीक है, पहला कह रहा है आकाशदीप, दूसरा कह रहा है इंद्रजाल, तीसरा कह रहा है गुंडा, चौथा कह रहा है पुरस्कार। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 17वें का। तो 17वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा 17वें का आंसर। तो 17वें का आंसर होगा हमारा चौथा, पुरस्कार। ठीक है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की जो है पुरस्कार पात्र से है। ठीक है, तात्पर्य है। ठीक है, 18वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न ये कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो जल्दी बताइए आधे अधूरे रचनाकार के जो है नाटक रचनाकार कौन है? पहला कह रहा है हमारा कि अमृतलाल नागर, दूसरा कह रहा है कि मन्नू भंडारी, तीसरा कह रहा है कि मोहन राकेश, चौथा कह रहा है कि निर्मल वर्मा। तो जल्दी से बताइए 18वें का आंसर क्या होगा हमारा, कि जो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा हमारा। तो 18वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, मोहन राकेश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला कह रहा है रचयिता, दूसरा कह रहा है रचयिता, तीसरा कह रहा है कि रचयिता, चौथा कह रहा है कि रचयिता। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 19वें का। तो 19वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, रचयिता। ठीक है, 19वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। ये 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? ने है, से द्वारा है, को है या फिर को के लिए है। ठीक है, 20वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 20वें का आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो आप लोगों को बता दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आज थोड़े से नर्वस थे, लेकिन आप लोगों को उत्तर जो है नीचे दिए गए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा, और आशा करते हैं आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो जाते जाते जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए अगली प्रश्न को हम तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।